सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जैसे ईद के चांद पर फवाद चौधरी के अंदाजे धरे के धरे रह गए थे और अचानक ईद का ऐलान हो गया था, ऐसे ही आज कराची में अचानक से मौसम की तब्दीली ने शहरियों को हैरान परेशान करके रख दिया। चंद दिन से शदीद गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज देखते ही देखते शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दो गुबार और मिट्टी का ऐसा तूफान उठा कि बहुत कुछ अपने साथ उड़ा कर ले गया। छतें उड़ गईं, दीवारें गिर गईं, जिससे हलाकतों की भी इत्तलात है। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई और गर्मी का जोर टूट गया, लेकिन बारिश की इन चंद बूंदों ने शहर के बिजली के निजाम को भी दरहम बरहम कर दिया। जैसे अचानक कराची में गर्दो गुबार का तूफान आया, ऐसे ही हुकूमती ऐवानों को भी रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की सूरत एक तूफान का सामना है। बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम तब्दीली सरकार को बदनाम कर रहे हैं। स्कैंडल सामने आने के बाद जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा दे दिया। तहकीकात तक ओहदे से अलग होना यकीनन अच्छा फैसला, लेकिन मुखालिफिन इस पर भी तनकीद के डोंगरे बरसा रहे हैं कि पहले करप्शन करके माल बनाओ, पकड़े जाओ तो साइड पर हो जाओ। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा नाम चौधरी गुलाम सरवर इस मामले पर साइड पर होने को तैयार नहीं। आज काबीना में ब्रीफिंग की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, इसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुकालमा चौधरी गुलाम सरवर की ज़ात पर मज़ीद सवाल उठा गया। वज़ीर-ए-आज़म का चौधरी गुलाम सरवर से सवाल था कि जब आप मुलव्वस नहीं तो फिर वज़ाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्या थी। वज़ीर-ए-आज़म ने स्कैंडल की वसी पैमाने पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है, लेकिन तहकीकात शुरू होने से पहले ही फवाद चौधरी ने वज़रा को यह कहकर क्लीन चिट दे दी है कि इसमें कोई वज़ीर मुशीर मुलव्वस ही नहीं। मेरा फवाद चौधरी साहब से मासूमाना सा सवाल है कि अगर कोई मुलव्वस नहीं तो फिर ये इस्तीफे, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और तहकीकात का तकल्लुफ क्यों? करप्शन अगर हुई है तो जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरी तरफ पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने भी एक दूसरे को कोरा जवाब दे दिया। पीडीएम की सियासी शरीयत के मुताबिक पीपल्स पार्टी का बाप से वोट लेना नाकाबिल मुआफी जुर्म ठहरा है, लेकिन मजे की बात जराए जो कहानी सुनाते हैं इसके मुताबिक खुद पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट से राबतों के लिए हाथ पांव मार रही है और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले गजा में जारी इस्राएली जारहियत जुल्म का नोहा सुन लें। गजा के बासियों को आग से जलाया जा रहा है, आग से जलाया जा रहा है, खून में नहलाया जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा में इस बर्बरियत को रोकने की कोशिशों को इंसानी हुकूक का नाम निहाद आलमी चैंपियन अमेरिका वीडियो के जरिए इसको वीटो के जरिए नाकाम बना रहा है। एक दफा फिर उसने वीटो का हक इस्तेमाल किया। क्या अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के जरिए इस बर्बरियत को रोकने की पाकिस्तान, तुर्की और दूसरे इस्लामी ममालिक की कोशिशें कामयाब होंगी? इसी से आगाज़ करते हैं। असद खरल बाबर डोगर मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, मुख्तलिफ खबरें आती हैं, वीटो अमेरिका ने कर दिया, उसके बाद अमेरिका कहता है कि जी हम कह रहे हैं, हमें तो जूश लॉबी की तरफ से कहा जा रहा है कि इसराइल पर दबाव डालें। फिर बाइडन की तरफ से जनाब डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं, फॉरेन अफेयर्स कमेटी का सरबराह कह रहा है कि बाइडन इसमें आगे बढ़ो, रोको इसराइल को, वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। तो ये फिर क्या है, किस पर यकीन करें? क्या जो वीटो किया गया है या जो अमेरिका कह रहा है जी इसराइल से रब्ता हो रहा है, वज़ीर आज़म को हम कह रहे हैं कि मामला रोका जाए, हत्ता कि उनका वज़ीर ख़ारजा उसका बयान है सरकारी सतह पर बयान के जी हमने वजाहत मांगी हुई है कि ये एपी और अल जज़ीरा के दफातर को जो निशाना बनाया गया, इसमें जो सबूत थे तुम्हारे पास वो अभी तक हमें क्यों नहीं दिया, हम वजाहत मांग रहे हैं। क्या सच है? अब देखिए मामला ये है, कल भी उसामा साहब इस पे बात हुई है। जी जी। जिस तरह आपने कहा कि यूएनओ जो है उसने इस पे बात की है और 14 जो ममालिक हैं उन्होंने जो मजलूम है उनका साथ दिया है, लेकिन अमेरिका जो है उसने वीटो कर दिया। जी जी। अब मामला ये है कि हम अगर ये तोक़ो रखें कि अक़वाम मुत्तहिदा से तोक़ो रखें कि वो मुसलमान जो ममालिक हैं जहाँ पे मुज़ालम हो रहे हैं और वहाँ पे उसकी करारदादें या उसके बयानात जो है उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन वही फॉरम है अक़वाम मुत्तहिदा जब इसराइल के ऊपर अगर एक मिसाइल या एक वहाँ पे अगर दागा जाता है तो फिर देखिए ये यूएनओ की करारदाद से पहले सारे जो मुल्क हैं वहाँ पे बमबारी भी करेंगे, अमेरिका वहाँ पे पहुँच जाएगा और जो कुछ चाहेंगे वो कर लेंगे। जी जी। तो अगर कोई भी फोरम है
वो अपनी करारदादों पे अगर अमल दरामद नहीं करा सकता तो फिर एक ये डबल स्टैंडर्ड तो है उसामा साहब जिस तरीके से। और जो साहब इराक पर हमला करना हो, अफगानिस्तान पर कुछ करना हो, अफगानिस्तान पर चलो करारदादें आ गई थी, इराक पर तो उन्होंने करारदाद का भी इंतजार नहीं किया, चढ़ दौड़े बरतानिया, तो अमेरिका। बताया कि क्या तो और कोई मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की इस तरह की बात के ऊपर मुखालफत करे तो अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई के किरदार अदा करेगा? क्या उसको किरदार अदा करना चाहिए? लेकिन मामला ये है उसामा साहब के फ़लस्तीन और इजराइल, उसके अतराफ में कितने अरब कंट्रीज हैं, कितने इस्लामी मालिक हैं। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जिसने उसको तस्लीम नहीं किया, हमें तो ज़ाहिर बात है वो कभी भी नहीं एक्सेस देंगे हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन वो जो मुल्क है वो दवाइयाँ तो दे सकते हैं, वो उनकी तिब्बी इमदाद तो दे सकते हैं, वो वहाँ पे आगे इसलिए नहीं आ रहा है कि इसराइल जो है उसकी दबाव में है, उसकी उनको पता है कि हम यहाँ पे अगर छेड़खानी करेंगे या उनके मुखालिफ किसी सूरत भी हमें कोई ऐसा इकदाम करेंगे, उनके जो जिनको वो दुश्मन समझते हैं उनको अगर हम तिब्बी इमदाद देंगे या ऐसा कुछ जैसर देंगे तो हम पे भी बमबारी कर देंगे। तो मामला ये है कि इस तरह जो अकेले नहते जिस तरह से फ़लस्तीनियों के ऊपर मुझे ये बताएं, क्या किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी मुल्क अगर बमबारी करता है इस तरह नहते लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर, आबादियों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, उनके जो जिस तरह आपने बताया है मुख्तलिफ तनसीबात के ऊपर, कभी भी अफोर्ड करेगा? वहाँ पे अफवाज भी आ जाएंगी जिस तरह नेटो फोर्सेस आ जाती हैं, यूएनओ की रेजोल्यूशन से पहले वहाँ पे पहुँच जाएंगी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कश्मीर के मामले में कौमी इत्तेहाद जो है उसका एक मुजरमाना किरदार है, मुजरमाना खामोशी है। इस तरह से फ़लस्तीन जो है उसके ऊपर जो ये जुल्मों बर्बरियत हो रही है और वो खामोश तमाशाई बना है। इजराइल जो है उसने जिस तरह से आपने देखा कि एक बस्ती बसाई उन्होंने और आहिस्ता आहिस्ता वो ऊँट की तरह थोड़ा सा उन्होंने जगह बनाई और उसके बाद आज जो फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन के लिए तरस गए, किबला अव्वल जो है वहाँ पर उनको जिस तरह वो उनसे छीन लिया गया। तो मामला ये है कि उसामा साहब हमें यूएनओ की बजाय OIC हमारी एक सिंबॉलिक सी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो भी एक मुजम्मती छोटी मोटी करारदाद या बयान दे देती है, यूएनओ बयान दे देता है। लेकिन क्या इस तरीके से ये मामला हल हो जाएगा? अच्छा, अब ये बाबर डोगर साहब जो बाइडन ने फ़ोन पर बात की है नेतन्याहू से, इस्राईली वज़ीर आज़म से, वो कह रहे हैं कि जी आपको अपने दिफा का हक़ हासिल है लेकिन जनाब जंगबंदी की तरफ आएँ, हम आपके साथ हैं। ये किस किस्म की पॉलिसी? अब फ्रांस ने भी ऑफिशियली कहा है कि जी जो मीडिया दफातर को निशाना बनाया गया इस पर हमने इसराइल से जवाब तलबी की है। आप उनसे जवाब मांग रहे हैं, वहाँ पर हमले कर रहे हैं। जो फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा ने सिक्योरिटी काउंसिल में जो सवाल पूछा है उसका कोई जवाब नहीं दे सका। उन्होंने कहा कि हमें बता दें कि हम अपना दिफा कैसे करें, क्या हमें अपने दिफा का, जब हमारे बच्चे मर रहे हैं, कोई हक हासिल है? अगर है तो वो हम कैसे करें? कोई दिफा का है, कोई जवाब नहीं दिया रहा। और कब तक फ़लस्तीन के खिलाफ इस तरह के इसराइल के जुल्म को बच्चे मारते जाएंगे और उसके बाद आप कुछ भी नहीं करेंगे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे सके। आपको ये पॉलिसी क्या नज़र आ रही है अमेरिका की कि क्या वाकई वो एक सीज़ फायर की तरफ दबाव डाल रहा है, साथ ये कहते हुए कि जी दिफा का हक इसराइल को हासिल है, फ़लस्तीनियों को तो पता नहीं क्या है? उसामा साहब, अगर अमेरिका सीज़ फायर करवाना चाहता, अगर अमेरिका वाकई इंटरेस्टेड होता सीज़ फायर करवाने में, तो फिर जो बाइडन 4 मरतबा, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 4 मरतबा सीज़ फायर की जो यूएनओ में रेजोल्यूशन गई है उसको वीटो क्यों करता? पहला सवाल तो मेरा ये है कि सारी दुनिया देख रही है कि ये ड्रामा हो रहा है। ओपनली सारा वेस्ट, अमेरिका जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। उसको अमेरिका ने 873 मिलियन डॉलर के तो उसको असले के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। एक तरफ आप सीज़ फायर की बात कर रहे हैं जुबानी तौर पर, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमने उनसे कहा सीज़ फायर का। अमेरिकी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी ये स्टेटमेंट है कि अगर दोनों फरीक सीज़ फायर पर राजी हो जाएं तो हम सीज़ फायर करवाने को तैयार हैं। ये वही इशू है जो मसला कश्मीर पर है कि दोनों फरीक तैयार हो जाएं उनको। और नेतन्याहू तो ओपनली कह रहा है कि हम किसी सूरत में सीज़ फायर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका डिप्लोमेसी कर रहा है, वो बिल्कुल क्लियरली इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, इसराइल को असला दे रहा है, इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, सीज़ फायर वो होने नहीं दे रहे। अब ये जो मीडिया वाला ड्रामा है इसमें ये देखें, जी टारगेट अल जजीरा था, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। AP का वहाँ पर छोटा सा एक दफ्तर है, AP अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है।
एपी को जानबूझ के टारगेट किया गया कि ये बताया जाए कि देखिए जी हमने अगर अल जजीरा को किया तो एपी को भी साथ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने खाली टारगेट अल जजीरा को किया है, हालांकि सिर्फ अल जजीरा को टारगेट किया गया। एपी जो थी, एपी को सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए उसको बराबर किया गया। फ्रांस जो है, फ्रांस चाहता है, जर्मनी चाहता है, बरतानिया चाहता है, तो यूएनओ में रेजोल्यूशन लेके आए क्लियरली कि ना सीज फायर किया जाए फौरी तौर पर। और रेजोल्यूशन लाते हैं तो वो उसको वीटो कर देता है अमेरिका। हाँ, अब जनरल असेंबली में जो हो रहा है 20 को, अब उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसमें तो 200 ममालिक हैं तकरीबन। अब पता चलेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। उसमें वीटो नहीं हो सकता। अब उसमें जो बात होगी सब के सामने होगी और सारे अपनी राय देंगे। अब जनरल असेंबली में तो सारे जा रहे हैं जी। मेरा तो ये पहले सवाल ये था कि पहले तो एक ओआईसी की मीटिंग होनी चाहिए थी। अगर ये ओआईसी किसी जोगी नहीं है तो फिर इसको खत्म कर दें, फिर इससे डिटैचमेंट का ऐलान करें। तुर्की करे ऐलान, ईरान करे ऐलान, पाकिस्तान करे ऐलान कि भाई हमें ये ओआईसी नहीं चाहिए जो ना कश्मीर पे कुछ कर सकती है, जो ना फलस्तीन पे कुछ कर सकती है। चले कश्मीर को तो वो ये कह देते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, फलस्तीन तो अरबों का मसला है ना। चले सारी दुनिया मस्जिद अक्सा की वजह से सारी दुनिया के जो है उनके जज्बात जो है वो फलस्तीनियों के साथ है, सारी दुनिया के मुसलमान फलस्तीनियों के साथ है। लेकिन ये प्योरली अगर टेरिटोरियली भी देखा जाए, जमीनी इकाई भी देखी जाए, तो ये अरबों का मसला है। ये तो उस पर भी नहीं बोल सकते। कहाँ है यूएई, कहाँ है सऊदी अरब, कहाँ ये सारे बाकी ममालिक, क्यों ये खामोश बैठे हुए हैं? क्यों इतनी जरूरत नहीं है कि ये बोल सके? अरबों डॉलर के सऊदी अरब ने उसके साथ किए, अमेरिका के साथ एग्रीमेंट्स किए, असला खरीदा है। वो असला कहाँ पे है, किस पे चलाना है? अच्छा उसामा साहब, मेरा तो जाती ख्याल है कि अगर सारा कुछ यूएनओ नहीं करना है, और यूएनओ भी अब मेरा ख्याल है कि लीग ऑफ नेशन ही बन चुकी है इस टाइम। वाज़ेह तौर पर सारी दुनिया ने देख लिया कि जो अमेरिका चाहता है, जो वेस्ट चाहता है, ये उसके हाथों में कठपुतली बना हुआ है, और जो वो चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर इशू मुसलमान मुल्क का हो, अगर इशू हो शाम का, मिस्र का, फलस्तीन का, इराक का, अफगानिस्तान का, उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाती है, उसको तबाह करके रख दिया जाता है। मुझे बताएं, अभी ये मैं स्टेटमेंट पढ़ा हूँ तैयब उर्दवान की कि उन्होंने मसीह पेशवा पोप फ्रांसिस के अलावा 21 ममालिक के सरबराह ने हुकूमत से रब्ता किया और इनसे मस्जिद अक्सा, फ़लस्तीन, बिलखुसूस गज़ा की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया और बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स की तैनाती और अल-कुद्स शहर का इंतज़ाम संभालने के लिए 3 मज़ाहिब की कमेटी की तजवीज़ दी है। आपको लगता है कि ये काबिल अमल है? असद करल साहब के 3 मज़ाहिब, उन्होंने कहा जी उसमें यहूदी भी हो जाए, ईसाई भी हैं, मुसलमान हैं, इनकी कमेटी बनाई जाए। एक वो पीस कीपिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, इस पर आपको लगता है कुछ हो सकता है? अब इससे और बड़ा क्या हो सकता है कि उन्होंने तीनों जो मज़ाहिब है जहाँ पे डिस्प्यूट है जी, आप उसकी कमेटी जो है, इसका मतलब 22 उनका जो बड़ी अच्छी एक अप्रोच है, इसको भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो इसको अंदाज़ा लगा लें कि वो इजराइल जिस तरह बदमाशी कर रहा है और जिस तरह ना वो यूएनओ की किसी रेजोल्यूशन को मानता है, ना वो किसी के राइट्स को मानता है। अब वो ये बताएं, इस तरह किसी भी मुल्क के ऊपर मीडिया हाउसेज के ऊपर बमबारी की जाए और जिस तरीके से नहते लोगों के ऊपर बमबारी की जाए, सर जंगी जुर्म है ये, और जंगी जराइम में आता है और जराइम में रेजोल्यूशंस हैं। तो अब ये सिर्फ मुसलमान जो मालिक हैं वो करें तो उनके ऊपर आ जाता है, अगर इसराइल जो मर्जी करे उसके ऊपर। अब इस तरह कोई भी गुंडागर्दी कोई मुल्क किस तरह कर सकता है पूरी दुनिया में? अगर करे तो फौरन आ जाएंगे, फोर्सेस भी आ जाएंगी, नेटो भी आ जाती है, सब। अच्छा, पाकिस्तान में जाहिर है कि इस हवाले से अभी जिस तरह हमारी बात भी हो रही थी प्रोग्राम से पहले, बाबर साहब भी, कि जो सफ़ीर हैं फ़लस्तीन के वो भी काफ़ी ज़्यादा उनकी मसरूफियत है, पाकिस्तान भी इस पर लगा हुआ है। लेकिन अगर हम आज एजेंडे की बात करें काबीना के, उसमें जो कुछ हुआ है बाबर डोगर साहब, वो तो लग रहा है कि सब कुछ अब रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के इर्द गिर्द सब घूम रहा है। गुलाम सरवर साहब अलग नाराज़ हैं, जुल्फी बुखारी साहब को बुलाकर उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, कहा जा रहा है जी उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दे दिया, खुद लिख कर ज़रूर दिया होगा, लेकिन इमरान खान साहब ने मांगा है। ये स्कैंडल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं इसमें ना कोई मुशीर है ना कोई वज़ीर है, ये तो फिर ये इस्तीफ़े ये सब किस लिए? उसामा साहब, मैंने ये जो रिपोर्ट आई है रावलपिंडी रिंग रोड की, ये भी मैंने पढ़ी है, मेरी काफ़ी लोगों से इस पर बात हुई है। पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत सारे नामों को जानबूझ के छुपाया गया है, बहुत सारे नाम जो है वो क्लियर नहीं है। जिस तरह से कल गुलाम सरवर खान साहब कह रहे थे कि जी ये रिपोर्ट को मैं मुस्तरद करता हूँ, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, वो तो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे, ठीक। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो इंक्वायरी, इनिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, ये काफ़ी नहीं है। इसकी एक मुकम्मल, इस पर या JIT बननी चाहिए या इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि इसमें वजाहत के साथ सारे नाम आए। इसमें गुलाम सरवर का नाम नहीं है, इसमें जुल्फी बुखारी का नाम नहीं है, इसमें किसी ऐसी अथॉरिटी का नाम नहीं है, किसी पॉलिटिकल बड़े बंदे का नाम नहीं है।
मसलन उसमें बेताशा इसकी मीटिंग्स हुई, किस बंदे ने इसकी पंजाब में अप्रूवल दी, कौन सा बंदा जिसके पास अथॉरिटी थी, चीफ सेक्रेटरी का इसमें क्या रोल था, वजीर आला का क्या रोल था, चेयरमैन पीएनडी का क्या रोल था। ये तो नहीं है कि इतना बड़ा मनसूबा और कमिश्नर रावलपिंडी ही उसको देख रहे हैं, अल्टीमेटली पीएनडी में भी उसकी मीटिंग्स होती रही हैं। चेयरमैन पीएनडी के हवाले से ये तो कहा गया कि जी उन्होंने कहा कि जनाब के इसका जो इसके जो अलाइनमेंट थी उसकी अप्रूवल नहीं हुई, लेकिन इसके एनओसी की अप्रूवल हो गई थी। किसने एनओसी की अप्रूवल दी थी? ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस पर मीटिंग चेयर की, उनको भी यकीन ब्रीफिंग दी होगी, क्या उन्होंने इसकी अप्रूवल दी, जो इस पर कॉस्ट आई उसकी अप्रूवल किसने दी। ये उसके बाद एक और इसकी कमेटी बनी, उस कमेटी के हेड जो थे वो एडवाइज़र है सलमान शाह साहब, वो उसको एडवाइस करते रहे। उन्होंने कई मीटिंग चेयर की, कई जगहों पे उन्होंने भी अप्रूवल दी, उनका नाम नहीं है इसमें। तो इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें जो थे ब्यूरोक्रेट्स उनके तो नाम मेंशन किए गए हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल साइड थी उस सारी पॉलिटिकल साइड को छुपा लिया गया इस कमेटी इस रिपोर्ट में। पर में तोकीर शाह का नाम है, तोकीर शाह साहब जो गुलजार शाह साहब जिन्होंने ये की है कमिश्नर रावलपिंडी, तोकीर शाह साहब जो थे वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी शहबाज शरीफ के, कैप्टन महमूद अहमद वैसे वो भी शहबाज शरीफ के राइट हैंड थे। वो इसमें उनके भाई जो है वो बेनामी की प्रॉपर्टीज खरीदता रहा। उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब का ये है कि जी वहाँ पर इनकी आबाई जायदाद थी और इसको बढ़ाकर इसके लोग को उनकी प्रॉपर्टी से गुजारा गया। सरवर खान साहब अगरचे ये कह रहे हैं कि ना मेरा ना कोई ताल्लुक है, ना मेरे कोई रिश्तेदार है, हाँ अगर किसी से ताल्लुक हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रॉपर्टी में जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सरवर खान साहब का स्टेक है। अच्छा, वहाँ पर इनके बेटे जो है वो उसमें उनका स्टेक है। उनके कहने पे कुछ सोसाइटी से इस ज़मीन को गुजारा गया, इनके दबाव पे कुछ जगहों से इस ज़मीन को गुजारा गया। अब ये अलग बात है, आप मुकर जाएं कि जी मेरे सिग्नेचर नहीं है, लेकिन आप इसमें स्टेक होल्डर हैं। ये तो सारी चीज़ें क्लियर है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है इसकी एक कंप्रीहेंसिव ये जो रिपोर्ट है ये नाकाफी है। अच्छा, कंप्रीहेंसिव इसकी इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें मजीद बड़े बड़े नाम आएंगे। अच्छा, मजीद और नाम आएंगे। असद खरल साहब, आप भी इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं, अंदर की इन्फॉर्मेशन आपके पास में। गुलाम सरवर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने जानबूझकर मेरा ये नाम दिया है, टीओआर नाम तो उसमें है ही नहीं है। वही पूरी रिपोर्ट में से पूछा कि नाम का तो आपका है शोर खुद ही, और वो कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया से मुझे पता चला, मुझे तो सोशल मीडिया से पता चला। अब एक तो ये, और दूसरा ये जो इतनी दफा चेंज होता है, क्या आम आदमी की जमीन हो तब भी इसी तरह से हो सकते हैं चेंजेस, कभी इधर से कभी उधर से? देखिए, रिंग रोड के मनसूबे जो है लाहौर रिंग रोड हो या इस तरह होते हैं जी जी, उसमें अब ये मनसूबा इनिशिएट होता है नून लीग के दौर में। नून लीग के दौर से जो मनसूबा शुरू था, अभी जाके उसका टेंडर हुआ है। मनसूबा जो है अभी उसका PC1 कब बना, उसके बाद यानी टेंडर हुआ, और टेंडर के बाद ये सारा मामला शुरू हो गया जब बिडिंग का एक मामला आया। अब इस हवाले से मुख्तलिफ जो कमिश्नर है, एज बलहाज होता कोई भी कमिश्नर जो रावलपिंडी होगा वो RD या जो RD है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी होता है, यानी इसका वो, और फिर इसके अंदर एक PMU भी बना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। अब मामला ये था, ये मनसूबा चलता आ रहा था, उसके बाद मुख्तलिफ कमिश्नर आते रहे, और कमिश्नर का ऑफिस जो था वो एक कोऑर्डिनेटिंग उसका रोल था, एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी। तो वहाँ पे मीटिंग्स होती थी, सारे महकमों का लाइजन होता था ये। उसके बाद इसका PC1 बनता है, PC1 बन के PND से जो डोगर साहब ने क्या अप्रूवल के लिए आता है, PND की उसके ऊपर मुख्तलिफ जो है छोटी मोटी माइनर ऑब्जर्वेशन लगाती है, वो ऑब्जर्वेशन दूर की जाती है। उसके बाद ये मनसूबा फर्दर जो वेटिंग के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए या अपनी क्लियरेंस के लिए एज पर लॉ, जो कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत के कोई भी जो मनसूबा होगा बड़ा, वो नैब को भेजा जाएगा और वो उसको एग्जामिन करेगा, ताकि प्रिवेंशन हो, बजाय ये कि बाद में एक खुर्द-बुर्द हो जाए और उसके बाद जो है मामला है। एक तो ये है कि ये कमिश्नर रावलपिंडी है कैप्टन महमूद, उन्होंने जो बकौल उनके या जो उनके करीबी ज़राए हैं जी जी, वो ये कहते हैं कि उन्होंने ये जितनी चीज़ें थी जो उनके दौर में थी, उन्होंने वो PND में भेजी, जो ऑब्जर्वेशन थी वो उन्होंने उनका जवाब दिया, और उसके साथ नैब को भी लिखा कि जनाब ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप समझते इसमें कोई इरेगुलरिटी हुई है या मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस के आंसर है, मिसयूज अथॉरिटी हुई है, गवर्नमेंट चेकर को नुकसान हुआ है, तो आप इसको एग्जामिन कर लें, ठीक है।
अब नैब को चाहिए था कि जनाब अब जो नैब तहकीकात कर रहा है डॉक्टर साहब के डेट ही बन जाए। डॉक्टर साहब अब तो मामला ये नैब को चला गया, नैब रावलपिंडी इस मामले को देख रहा है, ठीक है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मामला यह है, ये केस ये है कि नैब के अंदर जो 2 अरब 30 करोड़ के जो घपलों की जो मुबैना तौर पर है उसकी इंक्वायरी की जा रही है। अच्छा, इसके फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इसमें तो पैसे बचाए गए हैं। अब वो कह रहे हैं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कहते हैं हमने इतने 100 अरब बचा लिया, वो तो एक प्रिजम्पशन वाली बात है। अच्छा। अभी कहते हैं ये मनसूबे में ये जो खर्च हुआ है ना, इसके अंदर अभी मनसूबे की एग्जीक्यूशन थी, ये जो कंसल्टेंट थे वो भर्ती कब हुए, किसने किए, क्योंकि इसमें इशू ये है कि मेन इतराज़ आ रहा है जो कंसल्टेंट थे ना उनकी हायरिंग के ऊपर, और जिस तरह जो है ना साबिक LAC जो वसीम ताबश है, लेकिन और खैर साहब, साबिक वो जो मैंने बात पूछी कि आम लोगों की भी ज़मीन हो, ये महज इत्तेफाक कहा जाए कि जी इतने ऐसे आम लोगों की ज़मीन की बजाय वो थोड़ी दूसरी तरफ चली जाती है। ये रिंग रोड जिग जैग हो जाता है, जब ताकतवर आता है तो वो अगर चाहे तो ये घूम के उधर चला जाता है। और ये छोटा मोटा इसमें जो महमूद साहब है उन पे जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उनके भाई ने उस मंसूबे को से स्टार्ट होने से पहले करतबा सिटी, मक्का सिटी और टॉप सिटी, इन तीनों एरियाज़ में ज़मीनें खरीदी, पहले से प्लॉट खरीद लिए, जगह खरीद ली, और बाद में इसको एस्केलेट किया गया तो वो ज़मीन जो थी वो 3 गुना ज़्यादा रेट पे चली गई। तो उस मंसूबे को उन्होंने यूज़ किया पैसे बनाने के लिए, इस तरीके से कि ज़मीनें पहले उन्होंने एक्वायर कर ली उस इलाके में जहाँ से ये सारा रोड गुजरना था, जब तक ये अभी मंसूबा पब्लिक नहीं हुआ था। लेकिन उसामा साहब इसमें एक और खसा जो बड़ी अहम चीज़ है वो ये है, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के बारे में एक चीज़ सामने आई है कि जो भी डिस्कशन होती हैं उसके मीटिंग मिनट्स बनते हैं, CM जिन चीज़ों को भी अप्रूवल देता है उसके मीटिंग मिनट्स बनते हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब ने पिछले कोई 1.5-2 साल में एक नई प्रैक्टिस शुरू की है कि वो मीटिंग मिनट्स बनने नहीं देते। अच्छा। जिस चीज़ की जुबानी अप्रूवल देते हैं अगर उनके लिए साइन के लिए आ जाए तो ना वो साइन करते हैं ना उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइन करता है कि हमने किसी चीज़ पे साइन करना ही नहीं है। अच्छा, हाँ, जुबानी अप्रूवल है जाके जो उसका। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं, ब्रेक के बाद हमें बात करनी है। पहले बात करेंगे कि PDM में डेडलॉक बरकरार है, फजलुर रहमान साहब कोशिशें अपनी जगह कर रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ की जायदाद क्या वाकई अब नीलाम होगी, उस पर क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद। अब पता चला PDM को दोबारा से जोड़ने की कोशिशें फिर नाकामी का शिकार हो गई हैं। फजलुर रहमान साहब कहा जा रहा है अभी नाराज़ हैं कि वो कह रहे हैं कि चलो कोई माफ़ी वगैरह आप मांग लें, आपने नून लीग से सीट छीन ली अपोजिशन लीडर की सेनेट में, और जिस तरह से सारा मामला चला पीपल्स पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब से 3 दिन में 3 बार रब्ता होता है फजलुर रहमान साहब का, उधर भी कोई ख़ास पेशरफ नज़र नहीं आती। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये है असद करल साहब के जी ये PDM भी इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते, कोई खुफिया मुलाकातें, ये सब चलता रहा है। शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकातें करते रहे हैं, कोई पैगाम आते रहे हैं। ये अब भी ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, असल मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, पहली मरतबा जो मैं समझता हूँ कि उनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का मौका मिला है। अच्छा, वरना तो जब से जनरल जिलानी और ज़िया से लेकर आप देख लें कि 20-30 साल से नून लीग नवाज शरीफ यानी जो है ये ही हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के जो है हुकूमत में आते थे। जब इनकी हुकूमत अगर बरतरफ भी होती थी वो इवन के अदालतों से बहाल भी हो जाती थी, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो बरतरफ होती थी उसको बहाल भी नहीं किया जाता। तो हमेशा ये मैच फिक्सिंग करके आए। ठीक, अब पहला एक जिस तरह मैंने मौका आपने क्या आपको मैंने पहले भी बताया था कि मिला है पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट के करीब होने का, क्योंकि जिस तरह लास्ट टाइम भी धोखा किया नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कह के जनाब वो उन्होंने बयान दे दिया, और उसके बाद पीछे देखा तो नवाज शरीफ साहब गायब हो गए। अब जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब देख लें, जब ये इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जब ये इदारों के सरबराहान का नाम लेकर बात करते हैं, तो आपको पता है PDM के प्लेटफार्म को यूज़ करते हैं। तो उस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी या जरदारी साहब ने बाकायदा इनको उससे मना किया कि ये चीज़ जो है ये हमारे तो उसके अंदर नहीं है एजेंडे के अंदर। नवाज शरीफ साहब ताहयात नाहल हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उनका इस सिस्टम के अंदर अब स्टेक है नहीं फ़िलहाल।
और आगे भी उनको अभी तक के हालात को नज़र नहीं आ रहा। मरियम साहिबा जो है उनका भी स्टेक जो है MNA नहीं है, MPA नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो उनका भी स्टेक नहीं। शहबाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, मुस्लिम लीग के सरदार भी हैं। हमजा शहबाज जो है वो पंजाब के अंदर अपोजिशन लीडर हैं। पीपल्स पार्टी ने आपने देखा, मैंने बहुत पहले कह दिया था कि अब माइनस नवाज शरीफ और माइनस मरियम होगा। पीपल्स पार्टी मैंने कहा शहबाज शरीफ से रब्ते करेगी, हमजा शहबाज से रब्ते करेगी। आपने देखा कि उन्होंने मरियम साहिबा को कई PDM के इजलासों में उसके बजाय हमजा शहबाज से रब्ते किए, शहबाज शरीफ साहब से रब्ते किए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने और इस तरह आसिफ जरदारी ने, सारी इनकी मुलाकातें हुई। शहबाज शरीफ साहब जो डोगर साहब जानते हैं, जो जरदारी साहब के बारे में जिस तरह वो रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बिलावल हाउस गए, वो अलग बात है कि हाथ उन्होंने नहीं मिलाया, क्योंकि वो उनको पता था कि तकरीबन उन्होंने बहुत सी मुख्तलिफ की थी, तो कोरोना इतफाक से आ गया, तो बहाना कोरोना का था, तो मामला और था। अब ये जो अलाइनमेंट है, शहबाज शरीफ साहब जो ग्रुप है ना, वो पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है। जो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो चाहते हैं जरदारी साहब से या PDM से, वो कभी वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हमने तो कुछ भी नहीं है। अब मरियम साहबा ने कहा कि इस्तीफ़े दिसंबर और जनवरी से पहले वो गाने ख़त्म हुई, लॉन्ग मार्च की बात की, धरनों की बात की, ये जो गायब भी होगा। मैंने कितनी देर पहले कह रही था, मैं इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च, धरने बहुत पहले। वो कह रहे हैं कि मार्च, जुलाई, वो भी मुमकिन नहीं है अब तो जून जुलाई में भी नहीं है। जून जुलाई में नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जरदारी साहब तक तो इलेक्शन की मैंने यही बताया था कि जरदारी साहब को कई दफ़ा प्रोग्राम में बात रिपीट कर चुका हूँ कि जरदारी साहब को जो टास्क दिया गया था वो उन्होंने निभाया कि आपने 2023 तक इन सबको इसी तनख्वाह पे काम कराना है, करवाना है, तो वो उसमें बड़े ज़बरदस्त तरीके से कामयाब है और उन्होंने इनको मुख्तलिफ लॉलीपॉप दिए हुए। अब मरियम साहबा डिस्परेट है, नवाज शरीफ साहब जो चाहते हैं, जरदारी साहब किसी तरीके से उनकी लाइन टोक करने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो अपनी सिंध की हुकूमत ख़त्म कर दे, उनको क्या फ़ायदा? अब तो वक्त ही गुजर गया। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये दिलचस्प बात है, या तो ये कि ये रियलाइजेशन हुई है कि पीपल्स पार्टी ने देखे कितना अच्छा तरीके से सारे अपने कार्ड खेले, तो PDM में अब रियलाइजेशन है कि हम गलत करते रहे, इसलिए अब वो कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट से कोई हम भी राब्ते किए जाएंगे। ये चीज़ें अब वो मान रहे हैं कि जी हाँ जी, कुछ वो मानते हैं, कुछ हम मानते हैं। आज शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान पढ़ रहा था कि जी हमने तो कभी इदारों के खिलाफ बात ही नहीं की, हम तो इदारों के बिल्कुल साथ हैं। उसामा साहब, सिचुएशन ये है कि जब से ये चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई कि शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित हैं और शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि मरियम और नवाज शरीफ किसी तरह से पसे पर्दा चला जाएँ, खामोश हो जाएँ, शहबाज शरीफ को एक मौका दें, वो जो उनके साथ कॉन्टैक्ट है इनको एक्सप्लॉइट करें, किसी तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरवाएँ और एक नया सेटअप बने, जो सेटअप जो है वो इलेक्शन तक जाए और उसके बाद इलेक्शन है। मरियम जो है वो उनको ये किसी तौर पे ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज इन दोनों में से कोई किसी भी किस्म के सेटअप का हिस्सा बने। वो ये चाह रही हैं, वो खुद चाह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने अगर बात करनी है तो शहबाज शरीफ से क्यों बात कर रही है, वो मेरे साथ आके बात करें। इस मैंने आपको एक खबर भी दी थी कि जनाब मरियम रावलपिंडी में जाकर वहाँ GHQ में बैठी हैं थोड़े अरसे के लिए कि उनकी किसी से मुलाकात हुई है, पार्टी को ये इंप्रेशन दे दे कि जनाब हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें से इनसे कोई नहीं मिला। और जो बंदे जिन्होंने ये सारा कुछ अरेंज किया था उनको ये कन्वे कर दिया था कि उनको आने में इतराज़ नहीं है, लेकिन उनसे कोई मिलेगा नहीं, वो अपना मोबाइल साथ नहीं लेके जा सकेंगे, वहाँ पर जाएँ, चाय पिएँ और वापस आ जाएँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब मरियम बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि किसी तरह से उनका एस्टेब्लिशमेंट से रब्ते हों, कोई उनको भी NOC मिले, कोई क्लियरेंस मिले और वो ख़ुद निगोशिएट करें, क्योंकि वो उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद पर कि उनके साथ निगोशिएट करें और वो आगे चलें और मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो पसे पर्दा चले जाए, ये उनको किसी सूरत जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपनी जुगाड़ में है, वो भी PDM को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि किस तरह से मैं भी उनकी गुड बुक्स में आ जाऊँ। अब मरियम, नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली नाम ले लेके अदारों को बुरा भला कहते रहे हैं, अदारों के सरबराहान के खिलाफ ये ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं जी। और अब बाबर साहब ये किस मुंह से फिर अब ये कह रहे हैं कि हमने तो कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की? जो ये वो लोग थे उसामा साहब जो ये कहते थे कि अदारे जो हैं वो सियासत से पीछे हट जाएं, अदारे जो हैं वो सियासत में ना आए।
अब ये लोग अदारों को घसीट कर सियासत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जी हमारे साथ बात हो, अच्छा। किस तरह से हमारी बारी लग जाए, किस तरह से हमारे बारे में कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए। और ये वो लोग हैं कि नवाज शरीफ को तकरीर नहीं करने दी गई थी कराची के जलसे में पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि वो जलसा वो हैंडल कर रहे थे कि ये तो जनाब इदारों के खिलाफ बोलेंगे, और उस वजह से उनको तकरीर नहीं करने दी गई थी। वो लोग हैं जो अब कह रहे हैं दोबारा जनाब। अब दूसरी तरफ उनके चचा जो हैं वो पार्टी को ये कह रहे हैं कि जी हमारी मुफाहमत हो गई है। जुबैर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो है जी के साथ मामला तय पा गए हैं। उधर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, वो वहाँ पर खामोशी है, ज़ाहिर बात है वो तो इसमें नहीं बोलेंगे। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए। शिबाशी साहब भी ये क्लेम कर रहे हैं, जुबैर साहब भी कर रहे हैं। मरियम जो है वो फ्रस्ट्रेट हुई हैं। जब वो देखती हैं कि उनके साथ कोई बात नहीं कर रहा तो वो धमकियां देने पे उतर जाती हैं। अभी ये शहूपुरा में गई, उस वक्त भी वो अदारों को टारगेट करती रहीं, और कोई ख्वाहिश उनकी शदीद ही है कि उनसे कोई बात करे। उन्होंने एक मैसेज दिया है, ये जो शेखपुरा में गई हैं, ये जो उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चलवा रही हैं या ट्विटर पे जो ट्वीट कर रही हैं, वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ के साथ जो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, अभी उसकी कोई रियलिटी मेरे पास नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। शहबाज शरीफ इररिलेवेंट है, जिसने बात करनी है वो मरियम से आके बात करे। अच्छा। मरियम इसमें स्टेक होल्डर है, और मरियम के साथ अगर कोई बात होगी तभी नून लीग उसमें स्टेक होल्डर बनेगी। शहबाज शरीफ को वो डिसक्रेडिट कर रही हैं कि जनाब इस बंदे से बात करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो असद खरल साहब, नवाज शरीफ ने तो बाकायदा मना किया हुआ है कि कोई नहीं मिलेगा, कोई खुफिया भी नहीं मिलेगा, भाई सामने नहीं मिलेगा। भाई ओपनली कह रहे हैं हम मिल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के जब वज़ीर में होते थे या उससे पहले भी आपको पता है उनके मना करने के बावजूद जनरल शफाक परवेज़ कियानी से छुप के रात की तारीखी में मुलाकातें कौन करते हैं, कभी रावलपिंडी, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर में। तो शहबाज शरीफ साहब को ये छुप के मुलाकातें करने का, राब्तों का और इस तरह की चीज़ों का वो पुराना उनका वतीरा है। और उसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता था वो चौधरी निसार अली खान जो है, उनकी मुलाकातों जो है उसके अंदर उनका भी बड़ा एक अहम रोल होता था। तो अब जिस तरह जारी बात है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार है। वो चाहते हैं कि पार्टी को बचा ले, वो चाहते हैं कि पार्टी जो है उसकी सर्वाइवल रहे, वो चाहते हैं कि पार्टी के जो लोग हैं, अगर यही सूरत रही जो मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब जो डिस्परेट होकर बैठे हैं, भाई साहब और मरियम साहबा, तो हमारी पार्टी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, लोग जो हमें छोड़ जाएंगे। क्योंकि ये जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं वो रास्ता किसी सूरत भी ठीक नहीं है। मरियम साहबा ये कहती हैं, जब नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि चूँकि वोट बैंक हमारा है और बयानिया हमारा चलना चाहिए, और ज़ाहिर बात है उनका हक है। शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं, जो शुरू दिन से कह रहे हैं, जो चौधरी निसार अली खान भी कहते रहे, जब हुकूमत भी थे, कि आप इदारों से टकराव मत करें, ये टकराव की पॉलिसी बेहतर नहीं है। आप अपने ही इदारों के खिलाफ इस तरह अगर बात करेंगे तो इससे लोगों में भी नफरत पैदा होगी, लोगों में इदारों के लिए एहतराम है, तो आप जो बात करेंगे इस तरह से आपकी पार्टी को ना फ़ायदा होगा ना आपको कोई फ़ायदा होगा। और इसी वजह से अक्सर वो नाराज़ भी रहते थे। नवाज शरीफ साहब एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, मरियम साहब कर रही हैं, वो ऐसा मौका आए, कौमी श्योरिटी मिले, गारंटी मिले, ताकि नवाज शरीफ साहब को ये है कि मैं पाकिस्तान उस हवाले से आऊँ उस वक्त। खरल साहब, ये सब इतना आसान होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, आवाम के साथ खेलना कि जी अब हम गालियाँ दे रहे हैं, अब हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए। यही बात मरियम साहबा कभी कहते थे हम बूट पॉलिश नहीं करेंगे, मैं कभी बूट पॉलिश नहीं करूँगी, इनको लाने वालों का एहतसाब करेंगे, अब वक्त आ गया। उनके तर्जमान मोहम्मद जुबैर साहब ये लोगों को तासर दे रहे हैं या बयान जारी करते हैं कि जनाब हमारे राब्ते हो गए, हमारे तल्लुकात बहाल हो गए जी। इसका मतलब बूट पॉलिश करने शुरू कर दिए। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जब वहाँ जाकर साहब के साथ हमदर्दी का, उनकी वालिदा से मिलके वो पूरा एक मीडिया कि वो कहते हैं ना साहब, वो जो मैं आपको एक बात बताऊं, वो इसलिए कि हैव नॉट वाली बात है कि मरियम साहबा हैव नॉट हो चुकी हैं। मरियम फ्रस्ट्रेट है तो वो नहीं, वो कहते हैं कि मैं भी हूँ, मेरे साथ बात। वो असल इशू ये है जो खल साहब बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि ये रावलपिंडी में इस तासुर ये पार्टी को दिया गया कि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं और वो ये चाह रही हैं, डेस्परेट हुई हैं। और जुबैर साहब का बयान कोई बात की कड़ी है ना, जुबैर साहब का बयान इसी चीज की कड़ी है कि लोगों को आपस साथ इंटैक्ट रखने के लिए कि जनाब शहबाज शरीफ से ज्यादा हम बूट पॉलिश हम ज्यादा चमकाएंगे, शहरी ब्लॉसम करेंगे।
नहीं नहीं तो वो नहीं करते हैं ना। अच्छा, वो कौन किसके ग्रुप के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम किसी से काम नहीं, हम तुमसे काम नहीं। तो कोई राब्ते के बारे में जब खबरें जब भी चलती है ना, ठीक है, तो उनके राब्ते हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब से राब्तों का तो शेख है, लेकिन मरीम साहबा से कोई बात अभी तक नहीं बन रही, बज़ाहिर ये लग रहा है। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब के असासा जात खतरे में है, नीलामी का कह दिया गया है, 20 तारीख है, लेकिन वही वारदात होने जा रही है जिसका जिक्र हमारे प्रोग्राम में बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब कर चुके हैं। वो क्या वारदातें करते हैं जब भी नीलामी होने लगती है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मियां नवाज शरीफ के जो असासाजात पाकिस्तान में हैं उनकी नीलामी का कहा गया। अब एक तरफ तो ये भी बात आती है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब के वाकई सारे असासे पाकिस्तान, चले 1% जो हैं वो भी अरबों रुपए में हैं, लेकिन उनकी नीलामी भी करना वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब देखिए कि 20 तारीख को नीलामी का ऑर्डर है और साथ ही दरख्वास्तें आ जाती हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3, और बहुत लोग आ जाते हैं, पता नहीं अभी और क्या कुछ होगा। बाबर डोगर साहब, ये कैसे हो जाता है? ये हर दफ़ा आप इत्तेफाक फाउंड्री की नीलामी करने जाएंगे तो ये हो जाएगा, कोई और घर नीलाम करने जाएंगे तो ये होगा, पता लगेगा ये तो इनके नाम ही नहीं है, ये तो पता नहीं कोई और आ जाए तो कहते हैं ये तो है ही मेरा। वो इसहाक डार साहब की आप करने जाएँ तो वो उनकी अहलिया के नाम निकलती हैं, यहाँ कुछ करने जाएँ तो वो मरियम साहब ने दरख्वास्त दी है कि जी तो मेरी वालदा के नाम है सारा कुछ, तो वो मेरी वालदा पता नहीं किस तरह से उन्होंने कमाया, कहाँ से लेकर आई। मियां नवाज शरीफ का तुमसे ताल्लुक नहीं। मतलब यही तो इनका कमाल है कि ये अपनी ये प्रॉपर्टीज़ जो है उन्होंने आज तक 1 रुपए की सेल नहीं होनी थी, कोई एक प्रॉपर्टी नीलाम नहीं होनी थी, कोई सागदार की प्रॉपर्टी नीलाम हुई हो, कोई शहबाज शरीफ की नीलाम हुई हो, कोई सलमान शहबाज की, हमजा शहबाज की, मियाँ शरीफ की, बेगम शमीम की, किसी एक की कोई एक प्रॉपर्टी आज तक गवर्नमेंट जो है वो नीलाम नहीं कर सकी। अब ये देख लें, अब नीलामी के ऑर्डर आ गए। मैंने आपसे पहले ही कहा था इसहाक डार की जो प्रॉपर्टी थी वो सारी बेगम के नाम निकला है। बेगम ने कहा जी मेरे खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है, तो मेरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट किस तरह से बेच सकती है। अब इसहाक डार साहब ने सारी प्रॉपर्टी इधर उधर मुख्तलिफ नामों में लगाई हुई हैं। यहाँ पर अब नया चक्कर है, एक बंदा कहता है जी मुझे बेच दी हुई है और सेल डीड नहीं हो सकी, बाकी मैं बैंक पेमेंट कर चुका हूँ, वो कल और फिर ये महंगे महंगे वकील कर लेंगे, वो वकील जो है वो इस तरह से बचा लेंगे, गवर्नमेंट हाथ मलती रह जाएगी। दूसरी तरफ आप एक प्रॉपर्टी है वो कहता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे ली हुई है, ठेका मैंने उनको दे दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने 10 लगाए हुए हैं। ये गवर्नमेंट अब ये लॉ देखना पड़ेगा कि ठेके की जो प्रॉपर्टी जो ठेके पे दी हुई है उसकी नीलामी हो सकती है या नहीं हो सकती। तीसरा, एक माल रोड पे बड़ा कीमती बंगला है जो नीलामी के लिए रखा गया, उस बंगले पे एक इत्तेफाक मिल का सबका मैनेजर जो है उसने कोर्ट में चला गया। उसने कहा जी कि जब ये जब इत्तेफाक मिल जो थी ये जब फरोख्त हो गई, जब ये ख़त्म हो गई तो मेरे कुछ मेरे शेयर्स बनते थे, उसके बदले में ये कोठी जो थी मियाँ साहब ने मुझे दे दी, मेरे नाम लगा दी, तो ये तो कोठी मेरी है, ये किस तरह से आप नीलाम कर सकते हैं। तो अब ये सारे जो लोग हैं ये सारे कोर्ट में चले जाएंगे। फिलहाल इमीडिएटली ये कि कोर्ट से स्टे ले लिया जाए। एक दफ़ा स्टे ले लिया उस्मा साहब, उसके बाद फिर ये केस जब तक ख़त्म होना है उसके तक पता नहीं क्या सियासी सीन होना है क्या नहीं होना, और ये सारा कुछ वैसे ख़त्म हो गया होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं ये पुराने खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, इनको पता है कि किस तरह से टोपियाँ डालनी है, किस तरह से प्रॉपर्टी जो है मुख्तलिफ लोगों के नामों में रखनी है, किस तरह से प्रॉपर्टी जो है। तो आपका क्या ख्याल है ये मियां नवाज शरीफ की सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी होगी पाकिस्तान में? पता नहीं बेनामी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मेरे नाम कोई चीज़ नहीं है, मरियम ये कहती हैं, फिर उसके बाद अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, पता नहीं कितनी कहाँ प्रॉपर्टी है, किन किन नामों से, किन किन मुलाजमों के नामों से, किन किन रिश्तेदारों के नामों से लेके रखी हुई हैं। और जब भी वो बेचने जाएंगे आगे से ये सारा कुछ नया एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, कोर्ट से वो स्टे ले लेंगे और अल्लाह खैर। अच्छा असद खरल साहब, इसका कोई हल नहीं है? हाल ये है कि बड़े खिलाड़ी हैं, जिस तरह डोगर साहब ने बताया कि अब देखें ना, मियाँ इकबाल, बरकत है, असलम मजीद और मोहम्मद अशरफ, ये नवाज शरीफ साहब की जो जायदादें हैं ये बेसिकली उनके बेनामीदार हैं, सारे उनके मुलाजिम हो गए, मुलाजिम हैं, उनके कुछ भी हैं या उनसे कुछ तल्लकदारी है। अब नैब का कानून, यही तो उसके अंदर खूबसूरती है कि नैब का कानून ये कहता है कि किसी शख्स के ऊपर अगर ये टैग लग जाए कि जनाब ये पब्लिक ऑफिस जो होल्डर है, जो उसके ये मुलाजिम हो या कोई भी हो, तो ये बेसिकली उसने अपने एहसास से इसके नाम रखे, तो लिहाजा नैब उसको कहता है, ये नैब उस पर कॉग्निजेंस लेता है उस पब्लिक ऑफिस होल्डर को, जनाब ये जो एहसासी है फ़लाँ फ़लाँ बंदों के नाम ये आपके बेनामीदार हैं जी।
इस बेस पे नैब जो है उसको इख्तियार है। अब नैब जो उसको चीज़ को प्रॉपर्टी को कांग्रेस जो उसके ऊपर उसको जब्त करता है। अब या तो ये है कि वो जो बेनामीदार हैं वो सोर्स ऑफ इनकम आपने बता दें कि जनाब ये देखिए इनकी नहीं है, ये तो हमने इतने करोड़ ये कमाए और इसके वो कहानी है नहीं यहाँ पे। अब देखें ना मियाँ बरकत जो है वो जो शेखुपुरा की बात कर रहे हैं 20 मई को जो नीलाम होनी है उसके वाले से जो उसने दरख्वास्त डाली है कि 88 कनाल अराजी की जो आपने बात की है कि खरीद चुका हूँ और बजरिया चेक 7 करोड़ 75 लाख की अदायगी भी की जा चुकी है। ये इतने समझदार हैं नवाज शरीफ साहब के। अब देखें नैब के अंदर जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तारियाँ होती हैं, आम बंदा अगर छोटा मोटा को मुलजम हो तो उसके ऊपर तो क्वेश्चन भी लग जाता है और वो फरोख्त भी नहीं हो सकती। यहाँ पे अगर वो जिस नवाज शरीफ साहब पैसे उससे, अब ये टोपी डालने वाली बात यह है कि वो चेक दे दिया वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से पास सलीमुल्लाह के पास। अब मामला जिस तरह मरियम साहबा जो है उन्होंने पनामा केस के अंदर चीज़ें सामने आई, उन्होंने कहा थे वाले साहब को बेटों ने भेजे और बेटों के वाले साहब को आ गए, भाइयों ने मुझे भेज दिए और उधर से घूम घुमा के उसने कहा जी मुझे इतने मिल गए 94 करोड़ और मैंने उसकी ज़मीन ले ली उन पैसों की। और उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर की गाल पर बैंक का मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट घेरे में ये चीज़ें सारी सामने आई थी, तो उसने कहा मैंने पैसे वो फिर वापस कर दिए और ज़मीन फिर उनके नाम रहेगी और पैसों को वो मुझे समझ नहीं आ रही, बंदा घूम जाता है एकदम समझ नहीं आती ये किस तरह चलती है। अल्लाह। फिर अब वो कह रहे हैं गिरफ्तारी जो है उनकी वजह से ये सारी सील्ड नहीं हुई। तो ये आम बंदा अगर नैब की इंक्वायरी भी हो जाए, इन्वेस्टिगेशन भी हो, तो गिरफ्तारी से या रेफरेंस से पहले उसकी सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन लग सकता है। वो तो उसकी ना ट्रांसफ़र कर सकता है ना सेल कर सकता है, यानी खरीदो फरोख्त की सूरत हो ही नहीं सकती। अब असलम जीद एक बंदा निकला है, उसने कहा जी डीसी लाहौर को कि 105 एकड़ जो है ये नीलाम करने के लिए जो कब्जा में ले रहे हैं वही जो पट्टे वाली बात है और फलों के जब बाग लगाने के लिए भारी सरमायाकारी की है। अब वो 4 पौधे लगे थे, उसकी ज़मीन भी इनकी है और उनकी आमदन भी ये ले रहे हैं, लेकिन उसने एक टोपी बना दी, कहानी बना दी कि जनाब देखिए मैंने तो बाग लगा दिया। तो भाई बाग भी लगा दिया तो जो करप्शन के लूट मार के पैसे से है तो वो बाग लगा रहेगा, सरकार ने उसको जब्त कर लिया। बेच के सर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है ला के दिखा दे कितनी है उसमें से ले ले, कितने की जमीन जितने का बाग लगा उसको उसकी ये तो अजीब सी बात है कि अगर बाग लगाए तो उसका मतलब है वो हराम चीज जो है, ये गलत चीज है, वो बिक नहीं सकती। वो बाग लगाने से इसका मतलब ये तो नहीं है मतलब वो जो बाग लगा ना उसकी जो कीमत होगी वो प्रॉपर्टी से भी ज्यादा ऊपर ले जाएगा कि मेरी तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है। ये भी तरीका है। ये आम आदमी जो है बाबर साहब वो 4 मरले बेचारा उसको आ जाएगा नोटिस, वो भागता फिरेगा, अच्छा जी मैं क्या करूंगा। यहाँ 444 तो मरियम साहबा का वो तो चले नाम है उसका दे दे, ये तो चले अब आ गए ना। अब वैसे शॉकिंग नहीं है कि नवाज शरीफ जिनके पास अरबों रुपए के हिसासे हैं मुबैना तौर पर जो मुख्तलिफ जगह घूमते हैं, तो तभी तो सर ये हिसासे हो रहे हैं कि नवाज शरीफ के नाम ना हो तो वो किस तरह से ये भी नवाज शरीफ वो ये नहीं कह रहा कि उसके नाम नहीं है। देखिए एक कह रहा है कि मैंने ठेके पर ली हुई है नवाज शरीफ के नाम, एक कह रहा है जी उसने एग्रीमेंट टू सेल कर दिया कि नवाज शरीफ साहब मुझे बेच रहे थे। ये आप ये तस्वर आप तस्लीम ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की वाकई आप ये आपको लगता है कि सिर्फ इतनी जायदादें होंगी नवाज शरीफ नहीं होंगी पाकिस्तान में, हालांकि ये भी उनकी मेहरबानी की 2-4 वो जो प्राइम है, मुझे यही पता है कि उनके 2-4 जो प्राइम होती हैं वो अपने पास रखते हैं सर। प्राइम भी तो मैं कह रहा ये 2-4 भी उन्होंने अपने पास अगर रखी है तो उनकी मेहरबानी है, वरना उनके साथ सिर्फ ये वो जमीनें हैं, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ कागजात जाती उमरा की प्रॉपर्टी के एसेट्स दिखाने के लिए जाती उमरा की प्रॉपर्टी हजारों किनाल पे पुष्ट में उसका कहीं जिक्र है नहीं, उसमें तो 40 लाख की वो कहते हैं मेरे मॉडल टाउन के घर जो है उसमें सारा वालदा के नाम है। अच्छा मॉडल टाउन के जो घर हैं वो जारी है ना, खुफिया तो नहीं है, सुलेमानी टोपी तो नहीं उन्होंने पहनी हुई। मॉडल टाउन के घर भी नवाज शरीफ के नहीं है, बेघर है। जाती उमरा से भी उनको कोई यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है उनकी? ये तो नाम तो नहीं कह सकते। नहीं जाती उमरा में हजारों, हाँ जाती उमरा में नहीं, वो जाती उमरा में किसकी है? हाँ जी यहाँ पे जिक्र है ना नामी उसकी का, ये जो नीलाम हो रही है तो नहीं क्या नाम है ना? नहीं, ये तो नवाज शरीफ है। तो जाती उमरा में उनके जाती उमरा में नहीं है। अच्छा सर क्लोजिंग है, क्लोजिंग खरल साहब की बात हो गई। बाबर साहब आपको लगता है कि कुछ इस पे होगा या ये साहब हिस्ट्री ये बताती है, हमारी तारीख ये बताती है कि इन लोगों से तो आज तक एक चवन्नी भी रिकवर नहीं होता। बड़ा अफसोस होता है। जनाब प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।